बम बम बोले दोस्तों। मेरा नाम शालू है। दिल्ली में एक छोटे सा ज़िला शाहदरा में रहती हूँ। मेरी माँ बचपन में ही ख़त्म हो गई थी। मैं बिना माँ के बड़ी हुई थी। माँ के प्यार लाड दुलार से बिल्कुल अनजान थी। जो परवरिश माँ अपने बच्चों को दे पाती है वो बाप कहाँ दे पाते हैं। सच कहते हैं लोग, एक औरत ही एक दूसरी औरत की दुश्मन होती है। आज ये कहावत मैंने सच कर दिखाई थी। हम 2 भाई और 2 बहनें थे। मैं घर में सबसे बड़ी थी। सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी मेरे कंधों पर ही थी। अभी कुछ समय पहले ही मेरे भाई ने जवानी के जोश में एक लड़की को भगाकर ले गया था। अपनी बहनों की शादी करवाने की वजह उसने पहले खुद ही शादी करके बैठ गया था। वही था जो घर चलाता था। पापा तो बीमार रहते थे। एक भाई अभी बहुत छोटा था। भाई ने शादी के बाद अपना ऐसा रूप दिखाया कि वह उसने बात करना ही छोड़ दिया। घर के हालातों के चलते और मजबूरी को देखकर मैंने ही बाहर कदम निकाला। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। जब से होश संभाला था घर मुझे का ही किचन बाहर और पापा निकलना का था। टिफ़िन ही पैक करती थी। बाहर की दुनिया से बिल्कुल अनजान थी। छोटी बहन की शादी, भाई की पढ़ाई का खर्चा, पापा की दवाइयाँ, घर की जिम्मेदारी, सब कुछ मेरे ऊपर ही आ गए थे। मैं अपनी सहेली की मदद से एक फैक्ट्री में काम पर लग गई। वहाँ के मालिक संदीप मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे। उनकी शादी हो चुकी थी और 2 बच्चे भी थे। खैर मुझे इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वे अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश थे। वह हमेशा मेरी मदद करने के लिए तैयार रहते थे। जब से उन्हें यह पता चला था कि मेरे हालात कितने ख़राब हैं, तब से वो मेरे साथ हर जगह खड़े रहते थे। एक दिन मेरे पापा को अटैक आ गया। वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। ज़िंदगी ने मुझे सबसे बड़ी ठोकर दी थी और अब बाप का साया भी छीन लिया था। पर मैं अब भी मजबूत थी, क्योंकि अभी मेरे भाई और मेरी बहन मेरे साथ थे। अब मुझे किसी भी तरह से अपनी बहन के हाथ पीले करवाने थे। मैंने जैसे तैसे उसके लिए लड़का देखा और उसकी शादी करवा दी। संदीप ने शादी का पूरा खर्चा उठाया था। वो मुझ पर एहसान पे एहसान किए जा रहा था। मैंने सोच लिया था कि जल्दी ही उसका यह कर्जा चुका दूंगी, पर पता नहीं था कि अभी ज़िंदगी और दुख दिखाएगी। अब मैं और मेरा छोटा भाई ही रह गया था। मैं अब ज़िंदगी में खुश रहने लगी थी, क्योंकि मेरा भाई जो अभी बीए फर्स्ट में आया था वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता था और मैं उसकी बातें सुनकर सपने बुनने लगती थी। कहता था, जब मैं काम करने लगूंगा तब तुम्हारा सारा कर्जा उतार दूंगा, तुम्हारी शादी भी करवानी है। बहुत सोचता था। मैं हंसकर कहती थी, पहले मैं तुम्हारी शादी कराऊंगी, इस घर में बहू ले आ जाऊं। इस घर को मैं अकेला छोड़कर और तुम्हें भी अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। वो कहता था, तुम सबके बारे में कितना सोचती हो, कब अपने बारे में सोचना शुरू करोगी। मैं हंसकर कहती थी, सोचूंगी, एक ना एक दिन ज़रूर सोचूंगी। हम दोनों भाई बहन आराम की ज़िंदगी जी रहे थे, पर मुझे नहीं पता था कि यह शांति आने वाले दिनों का तूफान है। एक दिन मेरे भाई के सिर में ज़ोरों से दर्द होने लगा। वह दर्द के मारे तड़पने लगा। मैं उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर चली गई। वहाँ जाकर पता चला कि मेरे भाई को ब्रेन ट्यूमर है। वो ज़्यादा दिनों का मेहमान नहीं है। जब मैंने यह बातें सुनी तो मैं पागल सी हो गई। संदीप ने ही मुझे संभाला था। पता नहीं किसकी बुरी नज़र लग गई थी हमारी खुशियों को, जो मेरा जवान भाई आज इस हालत में है। उसकी वो सारी बातें मेरे कानों में गूंजने लगी थी। जहाँ वो एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने जा रहा था, आज उसके पास ज़िंदगी ही नहीं बची थी। मैं क्या करूँ, कैसे उसे बचाऊं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। घर का सबसे छोटा बेटा आज इस दुनिया से सबसे पहले जा रहा था। मैंने डॉक्टर के हाथ पैर जोड़े और इसे बचाने के लिए कहा, बचा लो, पर डॉक्टर ने मुझे साफ साफ मना कर दिया। संदीप ने उसे और बड़े से बड़े डॉक्टर के पास दिखाया, पर वह नहीं बच पाया। मैंने अपने हाथों से अपने भाई को आग दी थी। भगवान पता नहीं किसी को इतना दुख क्यों देते हैं। मैं भी अपने भाई के साथ चली जाना चाहती थी, पर शायद अभी मुझे और पाप करने थे इस दुनिया में। संदीप मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रखने लगे थे। मैं ज़िंदगी में बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। शायद मुझ पर तरस खाकर वह मेरा ध्यान रख रहा था, पर वह अपने परिवार से दूर होता जा रहा था। पहले मुझे ये बात नहीं पता थी। मैं अधिक से अधिक समय फैक्ट्री में ही बिताने लगी थी। जब लोग संदीप और मुझे लेकर बातें बनाने लगे थे, तो मैंने संदीप से दूरी बना ली थी, क्योंकि मैं एक हंसते खेलते परिवार को तोड़ने का दाग लेकर नहीं जीना चाहती थी। मैं अब बहुत अकेली पड़ गई थी। मेरी छोटी बहन को मेरी चिंता सताने लगी थी। उसने मेरे लिए लड़के देखने शुरू कर दिए थे। मैं भी अब शादी करना चाहती थी। अकेलापन मुझे भी अंदर से खाता जा रहा था। ऊपर से ये दुनिया वाले अकेली लड़की को जीने नहीं देते।
पहले बातें बनाते हैं, फिर गंदी निगाहें देखते हैं। मेरी बहन ने मेरी शादी आर्य समाज में करवा दी थी। मेरे पति जो टीचर थे पर मुझसे अधेड़ उम्र के थे। मुझे तो उनके साथ बस टाइम बिताना था, क्योंकि मुझे अब इस ज़िंदगी से कोई उम्मीद नहीं थी। सब लोग शादी में बोल रहे थे कि अब बस शालू खुश रहे, ये शादी निभ जाए, पर शायद भगवान को मेरी खुशी मंजूर नहीं थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही ससुराल वाले मुझे टॉर्चर और मारने पीटने लगे थे। अब मेरी गरीबी का फ़र्क करने लगे थे। मायके में पता नहीं कहाँ कहाँ मुँह काला किया होगा। मेरा वहाँ भी जीना दुश्वार हो गया था। मैं जब भी अपने पति से शिकायत करती थी तो वह कुछ भी नहीं कहता था। जो भी ससुराल वाले मेरे साथ करते थे बस उन्हें करने देता था। मेरी ज़िंदगी वहाँ भी बदतर से बदतर होती जा रही थी। ऊपर से मैं माँ भी नहीं बन सकती थी। मेरे पति जो 50 साल के थे, उन्हें एक बीमारी थी जिसके चलते वो कभी भी बाप नहीं बन सकते थे। यह सब उन्होंने हमें शादी से पहले नहीं बताया था। मेरे सर पर किसी का भी हाथ नहीं था, इसलिए उन्होंने मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठा लिया था। शादी के 6 महीने बाद जब मैं अपनी बहन के यहाँ गई थी, वहाँ पर संदीप भी थे। बहुत कमज़ोर लग रहे थे। जब मैंने संदीप के दोस्त से पूछा तो उन्होंने बताया कि उनकी बीवी इसके साथ आए दिन लड़ाई झगड़ा करती रहती है। उसके कानों तक पता नहीं कैसे ये बातें पहुंच गई कि तुम्हारा और इसका चक्कर चल रहा है। वो तभी से इससे आए दिन लड़ाई करती रहती है। पर यह अपनी घर गृहस्थी को बचाने के चक्कर में कुछ भी नहीं बोल पाता है, बस अंदर ही अंदर कुढ़ता रहता है। मैं अपना दुख भूल गई जब मुझे पता चला कि संदीप इतना दुखी है, पर मैं कर भी क्या सकती थी। मुझ पर तो खुद दुखों का पहाड़ टूट रहा था। जब मैं अकेली कमरे में बैठी थी तो मेरी बहन मुझसे पूछने लगी, क्या तुम अपने परिवार में ठीक हो? जब उसने मुझसे ऐसे पूछा तो मैं बिखर के रोने लगी और अपने दिल की सारी बातें उसे बता दी। मेरी बहन भी मुझसे लिपट कर रोने लगी। ऐसा क्या पाप किया है तुमने जो शादी के बाद भी इतने दुख झेल रही हो? हमने तो सोचा था पैसे वाले हैं, तुम्हें कभी भी दुखी नहीं रखेंगे, पर पैसे वाला का तो धर्म पैसा ही मार देता है। ऊपर से तू कभी माँ नहीं बन सकती। तुम क्यों ऐसे रिश्ते में रह रही हो? छोड़ दो, जिंदगी की एक नई शुरुआत करो। ना माँ बाप का साया, ना कोई भाई, बस एक तू ही है। मैं तुझ पर बोझ नहीं बनना चाहती। दुनिया वाले क्या सोचेंगे? इतने बड़े परिवार में शादी हुई, फिर भी नहीं रह पाई। ज़रूर इसमें ही कोई दोष होगा, और मैं नहीं चाहती कि मेरी परछाई भी तुझ पर पड़े। बाहर संदीप हमारी ये सारी बातें सुन रहा था। तभी कहने लगा, ऐसे रिश्ते में अकेले कब तक जियोगी? मर जाओगी या मार दी जाओगी? तोड़ दो ऐसे रिश्ते को। वो जैसे बोल रहा था, ऐसा लग रहा था कि मुझ में एक नई उम्मीद ढूंढ रहा हो। तभी मेरे पति ने ये सारी बातें सुन ली। अपनी ज़रा सी बात वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और मुझे मेरी बहन के यहाँ पर ही छोड़कर चला गया। मैं बहुत परेशान हो गई थी कि अब क्या होगा, कहीं वो मुझे मारेगा तो नहीं। मैं डरते डरते अगले दिन अपने ससुराल पहुंची तो उन्होंने मुझे घर के अंदर ही नहीं जाने दिया और बाहर से ही बोल दिया, तलाक के पेपर जल्दी ही मिल जाएंगे, तुम अब यहाँ नहीं रह सकती। मैंने कहा, मेरे पति कहाँ हैं? वह बोले, उसने ही हमें यह सब कहने के लिए कहा है। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? ना बड़ों का साया, न सर पर छत, ना खाने के लिए रोटी। मेरी ज़िंदगी एक भिखारी की तरह हो गई थी। मुझे अब नहीं जीना था। मैं मरने के लिए जाने लगी। इस ज़िंदगी ने बहुत धोखा दिया है, एक बार मैं भी इसे धोखा देकर देती हूँ। ऐसे विचार मेरे मन में आने लगे थे। मैं अपनी सुध-बुध खोकर बस चली जा रही थी। पास ही में एक सड़क पर फ्लाईओवर बना हुआ था। उस पे मैं कूदने के लिए चली गई। संदीप तभी अचानक से आ गया और मुझे कूदने से रोक लिया। मैं जो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने जा रही थी, उसने एक बार फिर से मुझ में जीने की राह जगाई। मैं उसके गले लगकर ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। क्यों भगवान को मुझ पर तरस नहीं आता? आखिर ऐसे कौन से पाप किए हैं मैंने? संदीप मुझे सीने से लगाकर चुप करा रहा था। फिर वह मुझे फैक्ट्री में ही लेकर चला गया। मैं अपनी बहन को भी कुछ नहीं बता सकती थी। उसका पति जो पहले से ही अपनी माँ की बातें सुनता था, कहीं उसे परेशानी और झेलना ना पड़े, इसलिए मैंने संदीप से किसी को कुछ कहने से मना कर दिया था। अब मैं फैक्ट्री में ही रहने लग गई थी। मैंने उसे ही अपना घर बना लिया था। एक दिन संदीप परेशान होकर मेरे पास आया। वह खुश होने का दिखावा कर रहा था, पर मैं उसे अब इतना जान गई थी कि वो कब खुश रहता है और कब दुखी। अब हम दोनों का रिश्ता दोस्ती से ऊपर बढ़ रहा था। मैंने ज़बरदस्ती पूछने पर उसने बताया कि उसकी बीवी को दौरे पड़ने लगे हैं। उसने दूसरों की बातों पर वह इतना सोचती है कि उसने वह बातें
दिमाग में बैठा ली हैं। उसे संभाल पाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है मेरे लिए। मेरे बच्चे भी अब उससे डरने लगे हैं। मैं बच्चों को और अयांशी को नहीं संभाल पा रहा हूँ। उसकी उनकी पढ़ाई तक पूरी नहीं हो पा रही है। मैं क्या करूँ? कैसे अपने परिवार को सँभालूँ? इस बार शायद भगवान ने मुझे मौका दिया था संदीप के एहसान उतारने का। मैंने कहा मैं तुम्हारी मदद करूँगी, चाहे मुझे बदनामी ही क्यों ना सहनी पड़े। संदीप बोला, नहीं, तुम्हें लोग पहले से ही बदनाम कर चुके हैं और अब अगर तुम मेरे घर पर रहोगी तो और तुम्हारा जीना दुश्वार हो जाएगा। वैसे भी सब लोग कहते हैं, जो कुछ भी आज मेरे साथ हो रहा है, सब तुम्हें ही दोषी मानते हैं। मेरे बच्चे भी तुम्हें ही दोषी मानते हैं। मुझसे उन्होंने कई बार कहा है, यह सालू जब से हमारी ज़िंदगी में आई है, तब से आप बदल गए हो। किसी के मानने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। हम जानते हैं कि हम दोनों ने ऐसा कुछ नहीं किया है। भगवान हमारे साथ है। ये दुनिया का काम है। आज हमारे बारे में बोल रही है, कल किसी और के बारे में बोलेगी। तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, तुम मुझे बस अपने घर ले चलो। मैंने शायद इस बार फैसला करके अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली थी। जब मैं संदीप के घर पहुंची तो उसकी बीवी मुझे देखकर पागलों जैसा व्यवहार करने लगी। पर मैं उसे कैसे संभालना था मैं जानती थी। मैंने कभी उसे गुस्से और कभी प्यार से संभाला। पहले तो उसके बच्चे मुझे पसंद नहीं करते थे, पर जब से उन्होंने मुझे उनकी मम्मी को ठीक करते हुए देखा तो वह मुझे पसंद करने लगे। अब शायद मुझे एक परिवार मिल गया था। संदीप तो बस दूर से खड़े खड़े इस नज़ारे को देखकर खुश होता रहता था। धीरे धीरे अयांशी भी ठीक होती जा रही थी। ऐसे ही 4 महीने बीत गए। मैं छत पर कपड़े धोकर सुखाने गई थी। संदीप को मुझसे कुछ काम था। वो भी छत पर आ गया। मुझे पता नहीं था कि अयांशी पहले से ही वहाँ मौजूद थी। वो मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैंने भी पूछा, क्या हुआ? जैसे वो मेरी तरफ आगे बढ़ा, पानी की फिसलन से मैं संदीप के ऊपर गिर गई। छत पर इतनी फिसलन थी कि हम दोनों एक दूसरे को संभाल ही नहीं पा रहे थे। मैं कभी उसके कंधों को पकड़ती तो कभी सीने से। इधर वो भी मुझे संभालने की कोशिश से कभी मेरी बाजू पकड़ता तो कभी कमर। बड़ी मुश्किल से हमने एक दूसरे को संभाला। यह सब दूर से खड़ी अयांशी देख रही थी, बड़ी अजीब निगाहों से, जैसे उसे फिर से दौड़ा पड़ा है। मैं उसे समझाने के लिए आगे बढ़ी, पास जाने लगी, पर पता नहीं उसे क्या हुआ था। उसने छत से छलांग लगा दी। ये देखकर मैं तुरंत बेहोश हो गई। संदीप तुरंत भागा नीचे, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अयांशी हमारे बीच नहीं थी। मुझ पर कपड़ों का पानी गिर रहा था। तभी मैं एकदम से उठी और नीचे की तरफ भागी। संदीप अयांशी को लेकर हॉस्पिटल गया हुआ था। पूरा घर सुनसान पड़ा हुआ था। यह सब अयांशी ने क्यों किया? एक बार भी उसने समझने की कोशिश नहीं की कि हुआ क्या था। ऐसे ही कई सवाल मेरे मन में चल रहे थे। थोड़ी देर बाद संदीप अयांशी की बॉडी को लेकर घर आ गया। एकदम से हंसता खेलता परिवार उजड़ गया था, और वो शायद मेरी वजह से। थोड़ी देर बाद उसे लेकर चले गए। जब संदीप वापस आया तो उसके बच्चे उसके पास गए और कहने लगे, हमने कहा था इन्हें घर मत लाओ, ये हर किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर देती हैं, जैसे आज हमारी मम्मी को हमसे छीन लिया। इन्हीं की वजह से आज यह सब हुआ है। हमारी मम्मी तो बिल्कुल ठीक थी, पर जब से यह आपकी ज़िंदगी में आई हैं, तब से आप मम्मी और हमें भूल गए थे, और अब से हम भी इस घर में नहीं रहेंगे। हम दोनों माँ मामी के पास रहेंगे। उसके दोनों बच्चे भी उसे छोड़कर चले गए थे। संदीप, जो पहले से सदमे में था, आज बिल्कुल अकेला हो गया था। क्या किसी की मदद करना इतना बड़ा पाप होता है? संदीप ने हमेशा मेरी मदद की थी, बिल्कुल निस्वार्थ होके। फिर क्यों ऐसा हुआ? उसका हर हंसता खेलता परिवार कैसे बिखर गया? मुझसे उसकी यह हालत नहीं देखी जा रही थी। उसके बच्चे ना तो उसे फ़ोन करते थे और ना मिलने आते थे। मैं उसके साथ उसकी बीवी जैसे रहने लगी, उसका ध्यान रखने लगी। पता नहीं इस बार मैं इसके हालातों का फ़ायदा उठाना चाहती थी। मैं अपने बारे में सोचना चाहती थी। मैंने संदीप से कहा, जब दुनिया वाले हमारे रिश्ते को एक नाम दे चुके हैं, तो क्यों ना हम भी इसे मंजूर कर लें। मैंने उससे अपने मन की बात कह दी। वो भी तैयार हो गया। हम दोनों अकेले तो हो चुके थे, बदनामी का टोकरा भी था, तो हमने इसे एक नाम दे ही दिया। हम दोनों ने शादी कर ली। अब सब लोगों को यकीन हो गया था कि हम दोनों की वजह से अयांशी गई थी, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि ज़िंदगी में हर किसी को सफाई नहीं दी जा सकती। हम दोनों अब मुस्कुराने लगे थे। शादी के बाद मेरी बहन ने भी मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। उसे भी लगता था कि मैंने ही अयांशी का घर तोड़ा है, पर मैं जानती थी कि
और मेरा दिल जानता था। संदीप जो सबको हँसाता रहता था, जब उसके चेहरे पर उदासी छा गई थी तो किसी ने भी उसे नहीं सँभाला। और आज जब हम दोनों खुशी-खुशी जी रहे हैं तो लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा। एक पल को तो मुझे भी लगता था कि यह सब मेरी वजह से हुआ था। पर जब मैं सोचती हूँ तो शायद लगता है, शायद भगवान की यही मंज़ूरी थी। तब यह संदीप को मेरी ज़िंदगी में भेजा था। मैं नीता आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूँगी अगली कहानी में। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।